हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, गेट 25 का रिजल्ट आ चुका है। IIT रुड़की ने डिक्लेयर कर दिया है और इस साल भी आई गेट से बहुत से बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसा आपको मालूम है कि आई गेट सिर्फ उन्हीं बच्चों का रिजल्ट शो करता है जो क्लासरूम कोचिंग के रहते हैं या जो टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट हैं या कोई फ्री में रिसोर्सेज यूज़ किया, उनके रिज़ल्ट हम लोग शो नहीं करते हैं, जो कि जेन्युइन नहीं रहता कि हम कैसे बोलेंगे कि उसने हमारा कितना कोर्स देखा हुआ है। लेकिन जो क्लासरूम में उन्होंने 100% हमारा कोर्स देखा हुआ है, ठीक है, प्रॉपरली गाइडेंस उन्होंने लिया हुआ है, इसलिए हम हमेशा फोकस करते हैं कि जो क्लासरूम में हमारे पास बच्चे हैं उन्हीं का हम रिजल्ट शो करें। उनमें से एक स्टूडेंट हमारे बीच में अमतेश पात्रा, उन्होंने लास्ट ईयर भी गेट दिया था 24 के अंदर में और 25 के अंदर में भी दिया अभी, और 25 के अंदर में की जो रैंक है बहुत अच्छी रैंक है, 151 रैंक है कंप्यूटर साइंस के अंदर में। और जब इन्होंने लास्ट ईयर गेट दिया था 24 के अंदर में गेट CS में, तो इनकी रैंक थी 370। तो इनसे मिलते हैं, जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में और मोटिवेशन मिलेगा आपको, जो खासकर नए बच्चे हैं जो अपना प्लान बना रहे हैं गेट में फ्यूचर बनाने के लिए, तो उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इनकी जर्नी से। तो अमतेश, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अमतेश, अब आपको सबसे पहले ये बताना है कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? हाँ सर, मैं दुर्ग का ही रहने वाला हूँ और शुरुआत से ही मेरी स्कूलिंग पूरी दुर्ग में ही हुई है। ओके। पहले मेरी स्कूलिंग क्लास 8 तक DAV में थी और क्लास 9th से 12th तक मैंने स्कूलिंग विश्वदीप से की है। अच्छा, तो आपने जो है DAV से पढ़ा, फिर उसके बाद विश्वदीप से आपने अपना 12 कंप्लीट किया। तो जब आप स्कूल में थे तो क्या उस समय आपके मन में IIT JEE को लेके कुछ था? IIT JEE को लेके था तो मेरे मन में, लेकिन घर वालों ने बोला था कि पहले 12th दे दे, उसके बाद फिर JEE का पढ़ना। तो प्लान तो ऐसे ही था कि पहले 12th अच्छे से कर लूँ, फिर एक साल ड्रॉप लेके JEE का पढ़ूँ। पर उस टाइम कोविड आ गया था और एडमिशन्स भी फिर 12th के मार्क्स के बेसिस पे होने लगे। तो फिर आपने IIT JEE की तैयारी बेसिकली नहीं किया था? हाँ, नहीं, मैंने नहीं किया। मतलब कोई कोचिंग भी ज्वाइन नहीं किया, कोई कोर्स ऑनलाइन में नहीं खरीदा? क्योंकि कोविड था तो कोविड में ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते थे। हाँ। लेकिन वैसा भी कोई प्लान आपने नहीं बनाया? नहीं, मेरा मेन फोकस 12th के मार्क्स पे था। मार्क्स पे था। तो 12 का मार्क्स में मतलब जो आपका रिजल्ट आया, 12 का रिजल्ट आया, तो उसमें आपको कितना परसेंटेज मिला? 12th में मेरे परसेंट 94.2 था। 94 पॉइंट्स था। तो उस समय आपने एग्ज़ाम दिया था, बहुत सारे बच्चे कोविड में एग्ज़ाम नहीं भी दिए थे, उसके फिर पास हो गए थे। तो आपने एग्ज़ाम दे के ये मार्क्स लाए थे, बिना एग्ज़ाम दिए हुए लाए थे? 5 सब्जेक्ट्स थे हमारे, उनमें से 4 का हो गया था, कंप्यूटर साइंस का नहीं हुआ था एग्जाम। अच्छा, ओके। मतलब जो मेन कोर्स सब्जेक्ट थे, जैसे आपका PCM जिसको हम लोग बोलते हैं, PCM का हो गया, उसका आपने एग्ज़ाम दिया था और आपके साथ जूनियर्स एग्ज़ाम ही नहीं दिए थे और सब पास हो गए थे, ऐसा भी कुछ हुआ था। ठीक है, चलो, ये भी बहुत अच्छी बात है बच्चों। इन्होंने 12 में बिल्कुल एग्ज़ाम लिखा था और 94% लाया था। उस समय छत्तीसगढ़ के अंदर में जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनका जो एडमिशन था वो PT होता, एक्चुअली यहाँ पे PT होता है, लेकिन उस समय कैंसिल हो गया था, 12 बेसिस पे ही एडमिशन हुए थे। आपका भी 12 बेसिस पे एडमिशन हुआ होगा? PT तो हुआ नहीं था उस टाइम में। तो उस टाइम में इनको BIT कॉलेज, यहाँ पर BIT दुर्ग कॉलेज है, 86 का पुराना कॉलेज है, उसमें आपने एडमिशन लिया। तो उसमें आपकी ब्रांच क्या थी? मेरी ब्रांच CS थी, कोर्स CS थी आपकी। तो कोर्स CS में जब आपने एडमिशन लिया, कॉलेज के अंदर में लिया, जब BTech आपने स्टार्ट किया, मन में ऐसा कभी वो नहीं आया कि यार एक साल तैयारी कर लेना था IIT के लिए? मतलब मैं तो उतना कभी सोचा नहीं था IIT JEE का कि तैयारी करूंगा करके। मतलब मन में था कि सब कर रहे हैं तो करना चाहिए, ऐसी कोई इंस्पिरेशन नहीं थी कि IIT JEE करूंगा करके। मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं थे? हाँ, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं था, तो उतना कुछ नहीं फर्क। ओके। तो आपने BTech में क्या प्लान बनाया था, क्या करूँगा मैं? कुछ तो सोचा होगा, कंप्यूटर साइंस लिया होगा, तो कोई मोटिवेट किया आपको कंप्यूटर साइंस लेने के लिए कि खुद से आपने सोचा कि कंप्यूटर साइंस में पढ़ना है? 11th-12th में मेरा इलेक्टिव कंप्यूटर साइंस था, तो उससे थोड़ा सा वो था कि कंप्यूटर साइंस लेके आगे पढ़ना है, क्योंकि उस वक्त भी कोडिंग थी तो थोड़ा पसंद आ गया था कोडिंग उस वक्त भी। ओके, इसलिए कंप्यूटर साइंस लिया। मतलब कोडिंग आपको इंटरेस्ट था शुरू से। तो फिर आपने BTech में जब घुसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में, कैसे प्लान बनाया कि कैसे मैं अपने BTech को आगे ले जाऊँगा? हाँ, एकदम से मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जाके तो कोई प्लान नहीं था। मेनली मेरा सेकेंड ईयर आते आते थोड़ा प्लान बना कि प्लेसमेंट साइड जाना है, तो थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट वगैरह करता था, थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह भी करता था। अब BTech में भी आपके परसेंटेज कैसे आते थे कॉलेज के अंदर में?
एवरेज अराउंड 85 आता था, 85% एवरेज। मतलब हर सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म कर लेते हाँ, थे। कुछ में कम हो जाता था 80 अराउंड, कुछ में बढ़ जाता था तो मैनेज हो जाता था 85 अराउंड। 85 अराउंड हो जाता है। तो आपकी जो डिग्री बनी कितने की बनी बीटेक की? डिग्री तो 85 की है। 85 की है। तो ये गेट मतलब चूँकि आप शुरू से आईटी की तब बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं थे और जैसे आपने बताया कि कोडिंग पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे थे तो प्लेसमेंट ओरिएंटेड थे, तो ये अचानक से फिर गेट का प्लान आपने कैसे बनाया? थर्ड ईयर चालू होने के बाद ना जो हर सेमेस्टर में हमारे जैसे प्रोजेक्ट रहते हैं, मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट, तो मैं उनमें थोड़ा सा AIML की तरफ प्रोजेक्ट बनाने लगा, AIML के प्रोजेक्ट बनाने लगा। तो फिर उसमें से मुझे ऐसा लगा कि ना AIML मैं पढ़ तो रहा हूँ, मतलब कॉलेज में भी पढ़ा रहे हैं, मैं खुद से भी पढ़ रहा हूँ, कोडिंग भी कर रहा हूँ पाइथन में, पर ऐसा लगा कि वो डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पा रही AIML में, क्योंकि मतलब AIML में थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। कोडिंग ही हर चीज़ नहीं होती, मतलब उसमें तो मतलब अच्छी लर्निंग नहीं हो पा रही, अच्छी नॉलेज नहीं हो पा रहा है। मैं मेनली पाइथन का पैकेज इंपोर्ट करके बना ले रहा हूँ, पर एल्गोरिथम्स के बारे में उतना नहीं पता चल पा रहा है जो AIML का एल्गोरिथम है। ओके। तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश किया उन एल्गोरिथम को, समझ तो कुछ नहीं आया मेरे को, क्योंकि मैथ्स उतनी अच्छी नहीं थी कॉलेज लेवल पे और वो है थोड़े टफ भी थे, तो उतना समझ नहीं आया। तब मेरा मन किया कि MTech कर लेता हूँ AIML में, वहाँ पढ़ लेता हूँ AIML। तो आपको AIML सीखने के लिए मतलब आपने सोचा कि मैं आईटी की तरफ जाऊंगा तो मुझे और अच्छा लर्निंग प्रोसेस मिलेगा, तो ऐसा क्यों नहीं किया कि आपने AI का या मशीन लर्निंग का कोई बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते से उतना ही कर लेते? ऑनलाइन कोर्सेज में भी ऐसा है कि सर वो लोग वही दिखाते हैं कि पाइथन का पैकेज इंपोर्ट करो, प्रोजेक्ट बनाओ, बन गया। एल्गोरिथम अगर पढ़ना है तो NPTEL के लेक्चर्स तो हैं। डेप्थ लर्निंग नहीं थी वहाँ पे, इन डेप्थ लर्निंग नहीं थी। इन डेप्थ लर्निंग नहीं थी, तो इसलिए आपने प्लान बनाया कि गेट। तो फिर आपने कब फोकस किया, कब प्लान बनाया और कब आई गेट के अंदर में आए और आई गेट ही क्यों चूज़ किया आपने? थर्ड ईयर जब एंड होने वाला था तब मैंने डिसाइड कर लिया कि गेट देता हूँ और IIT जाता हूँ, पर मैं ज्वाइन किया था थर्ड ईयर एंड होने के बाद जनवरी में। जी। तो जनवरी से लेके अगले जनवरी तक 1 साल प्रिपेयर किया मैं आई गेट का। तो आई गेट ही क्यों चूज़ किया, मतलब आपके मन में ऐसा क्यों नहीं है चलो कोई ऑनलाइन कोचिंग में ज्वाइन कर लेता हूँ, आई गेट ही क्यों आए आप? आई गेट इसलिए चूज़ किया क्योंकि ऑलरेडी आई गेट का जो रैंक है हर साल अच्छा आता है, और मेरे भी कुछ दोस्त थे जिनका थर्ड ईयर में अच्छा रैंक आया था, जैसे नवनीत है, उसका भी थर्ड ईयर में अच्छा रैंक आया था, बहुत सारे 329 रैंक आया था। हाँ, और बहुत सारे मेरे क्लासमेट्स भी थे आई गेट से, तो इसलिए आई गेट चूज़ किया मैंने। तो फिर आप यहाँ पे ज्वाइन किया आपने आई गेट के अंदर में, और मुझे याद है अभी भी आपका पहला दिन याद है जब आप मिलने आए थे मुझसे, चूँकि टाइम कम था, चूँकि आप 6 सेम में थे और आपको फाइनल ईयर में बहुत अच्छा करना था, तो फिर आपने रिकॉर्डेड कोर्स यहाँ पे बाय किया और लिया आपने, और मुझे उस समय लग गया आपसे बातचीत करके भी मुझे लगा कि नहीं आप अच्छा परफॉर्म कर लोगे, क्योंकि आप इतने सिंसियर दिखे मुझे उस समय, आपके बातचीत करने का तरीका इतना अच्छा था, तो मुझे भी लगा नहीं इस बच्चे को तो मुझे पढ़ना चाहिए। फिर मैंने आपको भले रिकॉर्डेड दिया लेकिन आपको मैंने लाइव वाले क्लास में ऐड कर दिया था। तो फिर आपने जो कॉलेज में थे तो उस समय कैसे प्रिपरेशन किया, कब तक आपने कोर्स को कंप्लीट कर लिया था? कोर्स तो जो पहला अटैम्प्ट था मेरा 2024 में, उसमें मेरा कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं था। मैंने 3 सब्जेक्ट छोड़े थे, मेनली CN, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और TOC के कुछ टॉपिक्स छोड़े थे मैंने। तो इतना करने में ऑलमोस्ट जनवरी के फर्स्ट वीक तक मैं कोर्स कंप्लीट कर रहा था। तो सर PIQ वगैरह आपने बनाया था? हाँ, पहले अटैम्प्ट में तो PIQ नहीं बनाया था मैं। अच्छा, PIQ नहीं बनाया था? 2 या 3 सब्जेक्ट के बनाया, DBMS के बनाया हूँ, और शायद तक बाकी 2 सब्जेक्ट्स के कुछ PIQ बनाया हूँ, पर कम्प्लीटली सिर्फ DBMS का था। और टेस्ट भी आपने नहीं दिया था? हाँ, कि दिया था? टेस्ट नहीं दिया था मैं। PIQ एज ए टेस्ट दिया था आपने बताया था लास्ट PIQ एज ए टेस्ट देता था मैं, जैसे 2011 से लेके 2023 तक के जितने भी पेपर्स थे उनको एज अ टेस्ट दिया था मैं। तो एकदम बिल्कुल मेंटली फ्री होकर एग्जाम दिया था कि कुछ टेंशन था? एग्ज़ाम से पहले टेंशन था, लेकिन जैसे एग्ज़ाम हॉल में घुसा ना तो एकदम फ्री हो गया। तो बच्चों जब ये 24 के अंदर में गए और इन्होंने एग्ज़ाम लिखा, उस समय इनकी जो रैंक आई थी 370 आई थी। तो 370 रैंक आई आपकी, जब रिजल्ट आया तो आपको कैसा फील हुआ? रिजल्ट आने के बाद तो बहुत अच्छा लगा कि जितनी मेहनत की है उसके हिसाब से फल मिला है। और घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का भी अच्छा रिएक्शन था 370 आने पे। हाँ, तो फिर आपने 370 पे क्यों एडमिशन नहीं लिया IIT में, और फिर आपने ड्रॉप लेने का प्लान क्यों बनाया? जैसा कि मैंने बोला कि कुछ सब्जेक्ट्स मेरे बचे थे, मैंने PYQ भी नहीं किया था, मैंने टेस्ट भी नहीं दिया था अच्छे से, तो मुझे लगा कि 370 के बाद भी थोड़ा और स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, मतलब और इम्प्रूव मैं कर सकता हूँ।
इसलिए मैंने डिसाइड किया कि 1 साल और ड्रॉप लेता हूँ। जो कि 370 रैंक आने के बाद आपको जो 7 IITs है, ओल्ड IITs है, और जिनका सबका ख्वाब होता है कि उन ओल्ड IITs में जाके पढ़ना, वो तो आपको आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी है तो भी मिल जाता, कोई इशू नहीं था उसमें, तो भी आपने एडमिशन नहीं लिया। मतलब आपने ये सोचा कि मैं इस साल 100% अपना नहीं दिया हूँ, कुछ सब्जेक्ट मेरे रुक गए, मैंने नहीं किया हुआ है, तो इस साल आपने सोचा कि और इसको मैं कवर करता हूँ। तो आपने इस साल कैसे क्या प्लानिंग बनाई थी? इस साल तो मेरी प्लानिंग वही थी कि जो सब्जेक्ट छूटे उनको पहले करना, साथ ही साथ बाकी सब्जेक्ट्स का रिवाइज भी करना और PYQ करना, क्योंकि PYQ पिछले बार मैं नहीं किया था, तो PYQ उनका भी करना था। और मेन फोकस मेरा टेस्ट था, क्योंकि पिछले बार मैं भले ही एग्ज़ाम अच्छे से दिया हूँ, पर ऐसा लगा कि टाइम मैंने जितना अच्छा नहीं कर पाया मैं, और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का पैटर्न भी उतना अच्छा नहीं था मेरा। इस बार आप तो टेस्ट वगैरह लिखते रहे होंगे। हाँ। इस बार आपने PIQ सारे कवर कर लिए होंगे, तो इस बार कब तक अपना 100% सिलेबस आपने कवर कर दिया था? हाँ, सिलेबस तो रिवीजन तो करना पड़ा, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था फरवरी में और मैं फिर से स्टार्ट किया था मई में, जब कोप के राउंड चालू हो गए थे, तब मैं प्रिपरेशन चालू किया था। तो उसके बीच थोड़ा बहुत मैं भूल गया था, तो सब्जेक्ट्स तो सारे मेरे को एक बार फिर पढ़ने पड़े। तो ये मेनली मेरा अक्टूबर नवंबर तक ख़त्म हो गया था। जो सब्जेक्ट बचे थे उनको कवर करना, रिवाइज करना और PYQ करना। अच्छा, PIQ के साथ में आपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया था अक्टूबर नवंबर तक, और टेस्ट देना भी स्टार्ट कर दिया था। नवंबर के बाद फिर दिसंबर से मैंने टेस्ट चालू किए। तो आपने जब गेट पढ़ा, जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हुआ, तो कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत प्यारा लगता था? पहले अटैम्प्ट में मैं TOC उतना अच्छा नहीं पढ़ा था, तो मेरे को TOC सबसे ख़राब लगता था। सेकंड अटैम्प्ट में जब मैं TOC कंप्लीट किया, जो लास्ट चैप्टर है क्लोजर प्रॉपर्टी, वो भी अच्छे से पढ़ा, तब मेरे को TOC ज़्यादा अच्छा लगने लगा। ऐप से कवर किया था सारी चीज़ें? पूरा ऐप से कवर किया मैंने। ओके, आई गेट का जो ऐप है उसी से कवर किया। और कौन सा सब्जेक्ट अभी भी आपको लगा यार ये सब्जेक्ट थोड़ा और अच्छा कर लेना था? CN का मैं TCP/IP वाला चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर अभी भी छोड़ के रखा हूँ, उसको नहीं पढ़ा था मैं। तो टाइम नहीं मिला कि मन नहीं किया? टाइम भी नहीं मिला, क्योंकि टेस्ट देने का वक्त हो गया था ऑलमोस्ट। मैं तो डिसाइड किया था अक्टूबर से दूंगा, पर अक्टूबर छूट गया, नवंबर छूट गया, दिसंबर तक मैं टेस्ट चालू किया हूँ। तो दिसंबर में कौन सा टेस्ट दिया? मॉक टेस्ट सीधा लिखा आपने, या सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज आपने दिया? सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज का तो टाइम नहीं था, तो मैं डायरेक्ट मॉक चालू किया। अच्छा, वो टेस्ट नहीं दिया आपने, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट अभी इस साल भी नहीं दिया आपने? ओके, तो आपने सीधा मॉक से स्टार्ट किए। कितने नंबर ऑफ मॉक्स आपने लिख दिए होंगे? मॉक तो अराउंड 20 हो गए होंगे। 20 लिख दिए होंगे। तो स्टार्टिंग मार्क्स कैसे आते थे आपके मॉक के? हाँ, मॉक के तो मेरे मार्क्स बहुत वेरी किए हैं। स्टार्टिंग ऐसा कोई, जैसे जनरली होता है कि एक कर्व बनता है कि धीरे धीरे मार्क्स बढ़ते हैं, ग्रो करना। मेरे साथ तो वैसा नहीं हुआ। मतलब मेरे बहुत वेरी किए मार्क्स, कभी 57 आए हैं, कभी 80 भी गया है, कभी 60 भी गया है। हाँ, बीच में आपने मैसेज भी किया था, सर थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, नंबर थोड़े से ऊपर नीचे हो रहे थे, लेकिन तभी आप अपना टेस्ट लिखते गए, पढ़ाई को आपने छोड़ा नहीं और लगे रहा, फिर एग्ज़ाम आपने दिया अपने गेट 25 के अंदर में। बच्चों से आपको मालूम है गेट 25 के अंदर में 2 सेशन का पेपर था, एक फर्स्ट सेशन था, एक सेकेंड सेशन था। आपका कौन सा सेशन था? मेरा सेकेंड सेशन था। सेकेंड सेशन था। तो बच्चों इस साल जैसा आपको देख ही होंगे, बहुत सारी बातें उठ रही हैं IIT रुड़की को लेकर कि इस बार इनका जो पेपर है वो जस्टिफाई नहीं रहा। फर्स्ट सेशन में बच्चों का मार्क्स काफ़ी घटा है, 4 मार्क्स 5 मार्क्स घटे हैं, जिससे बच्चे डिप्रेस हैं। और सेकेंड सेशन में बच्चे वो भी ज़्यादा खुश नहीं है, भले उनके मार्क्स बढ़े हैं। क्यों नहीं खुश है? क्योंकि यार पेपर इस टाइप का था कि वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। 70 जिनका मतलब देखो पेपर नॉर्मल होता है तो और अच्छा वो परफॉर्म करते हैं, 90 के आसपास लेके जाते, लेकिन 67, 68, 70 तक ही परफॉर्म कर पाए। मार्क्स बढ़े उनके, लेकिन यदि पेपर बैलेंस होता तो और अच्छा लाते। तो जब आपने सेकेंड सेशन में पेपर गए देने के लिए, तो कैसा फील किए आप? सेकेंड सेशन का पेपर इतना अजीब था कि मैं क्या बताऊँ। मतलब अगर 65 क्वेश्चंस में आधे क्वेश्चंस थे जो एकदम सिंपल थे, मतलब तुरंत बन जा रहे थे, बाकी जो आधे क्वेश्चंस थे वो इतने टफ कि मैंने इतने सारे PYQ बनाने के बाद भी वैसा पैटर्न कभी नहीं देखा। मतलब एक क्वेश्चन मेरे को अच्छे से याद है, वो मैचिंग का क्वेश्चन था। मैचिंग मतलब नॉर्मल जो मैचिंग करते हैं, तो एक का एक से मैचिंग होता है, 1 to 1 मैपिंग होती है। उसमें ऐसा था कि एक का एक से ज़्यादा भी मैचिंग हो सकता है, किसी से भी मैचिंग नहीं हो सकता। तो बहुत मुश्किल था वो क्वेश्चन बनाना, एकदम ही नया। तो फिर कैसे अपने आप को बैलेंस किया आपने? मुझे तो ये तो पता था कि अगर क्वेश्चन पेपर हार्ड आया, ये समझ गया था मैं आधे पेपर होते होते। तो ये भी पता था कि अगर हार्ड है तो मेरे लिए अकेले के लिए हार्ड नहीं, सबके लिए, सभी के लिए। सही बात है।
तो फिर आपने जब पेपर दिए, देने के बाद कैसा फील हुआ? लो फील हुआ कि थोड़ा सा लगा कि चलो ठीक है थोड़ा सा करके आया हो? पेपर देने के बाद तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल, सच हाँ, चूँकि आपने बहुत मेहनत की थी इस पेपर के लिए। हाँ, और ड्रॉपर भी था मैं, और क्वेश्चन पेपर टफ आ गया था, तो थोड़ा सा लग रहा था कि डाउट। तो फिर आपने मुझे बताया कि बाद में कि आपका 67 मार्क्स एक्सपेक्टेड मार्क्स आ रहा है, जब की वगैरह आ गई तो बच्चों 67 मार्क्स इनका एक्सपेक्टेड था। और फिर भी हम लोग अच्छा खुश नहीं थे, क्योंकि हम और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे इनसे, क्योंकि और ये बहुत ही सिंसियर है। जैसे मैंने बताया कि इनका ऑलरेडी फाइनल ईयर में ही 370 रैंक आ चुका था, तो हमारा भी एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा हाई तो रहता ही है, सभी का रहता है, घर वालों का भी रहता है कि इतना कम पढ़ के जब इतना अच्छा कर लिया तो इतना पढ़ रहा था और अच्छा कर लेगा। तो फिर रिजल्ट आया और 150 चूँकि आपके मार्क्स बढ़े, तो कितने मार्क्स बढ़े आपके? 67 मेरा नॉन नॉर्मलाइज स्कोर था, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद मेरे मार्क्स +11 हुए और 78 हो गया। 78 हो गया, तो 78 पे आपका 151 रैंक बना। तो रिजल्ट देखने के बाद आपको कैसा फील हुआ? इस बार तो रिजल्ट देखने में तो बहुत अच्छा लगा मेरे को कि 151 आया है। और अच्छा आ सकता था अगर फर्स्ट सेट मिलता तो, और नॉर्मलाइजेशन इतना नहीं होता, मतलब दोनों सेट अगर बराबर बैलेंस्ड होते हैं तो शायद तक और अच्छा था। बहुत सारे बच्चों के साथ इस बार जस्टिफाइड ही हुआ है, और मतलब मज़ा तो नहीं आ रहा है देखकर चीज़ों को कि आईटी रुड़की ने जैसा किया है, लेकिन ठीक है, अब कर क्या सकते हैं, जो होना था तो हो गया है। तो अभी आगे का क्या प्लान है आपका? जस्ट 151 रैंक आया तो घर वाले का क्या रिएक्शन था? घर वाले तो बहुत खुश हैं इस बार भी। और इस बार मैंने देखा कि आप रिजल्ट नहीं देखे थे, मैंने आपको कॉल किया और बताया कि आपकी मम्मी शायद उठाई थी कि सिस्टर उठाई थी? मम्मी उठाई थी। मम्मी फ़ोन पिकअप की थी हमारा, फिर मैंने उनको बोला कि उसको बोलिए रिजल्ट देखे, रिजल्ट आ गया है, तब आपने रिजल्ट देखा तो सभी को अच्छा लगा कि चलो 151 आ गया है। तो आप क्या अभी टारगेट कर रहे हैं, कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, किस आईटी में एडमिशन लेने की कोशिश करेंगे आप कि यहाँ पे हो जाए तो अच्छा है? अभी तो मेरा टारगेट मेन टॉप आईटीज़ ही हैं, मेनली मद्रास, बॉम्बे हो गया, वही है। मद्रास है, बॉम्बे है, आईटी कानपुर? आईटी कानपुर तो चांसेस है मिल जाएगा, वो तो 100% मिल जाएगा आपको, आईटी कानपुर मिल जाएगा, बाकी भी मिल जाएंगे, वो लास्ट ईयर भी मिल जाते, आप जाते तो मिल जाते। तभी भी आपके मन में कोर्स एआई मशीन लर्निंग का ही है। आप सीएस भी लेंगे लेकिन तब भी उसको इलेक्टिव में एज एआई और मशीन लर्निंग ही पढ़ेंगे, ऐसा भी है? क्योंकि मेन मोटिव वही था मेरा एमटेक करने का भी। हाँ, तो आपके जूनियर्स, आप चूँकि बीआईटी से पढ़े हैं, लोकल है यहाँ के, और आपके जूनियर्स आपको देख रहे हैं, ठीक है, और आपसे बहुत सारा मोटिवेशन भी ले रहे हैं, चूँकि काफ़ी दिनों से आपका नाम सुन रहे हैं, तो आप उनको क्या प्लान दोगे, कैसे पढ़ें वो? क्योंकि बहुत सारा अभी जो डिस्टर्बेंस है, काफ़ी लाइफ में काफ़ी डिस्टर्बेंस है ना, कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, कोडिंग करूँ कि कोडिंग के साथ में गेट कैसे मैनेज करूँ, फिर कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करूँ, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो सबको यही सजेशन दूंगा कि एक टाइम में एक ही चीज़ करो, क्योंकि मेरे टाइम में भी मैं कोडिंग किया हूँ, लेकिन जब गेट की प्रिपरेशन चालू किया तब छोड़ दिया था, तब नहीं किया था। प्लेसमेंट में भी नहीं बैठा था मैं, क्योंकि मेरे को पता था अगर मैं प्लेसमेंट भी के साथ ही साथ करूँ गेट, तो फिर शायद तक दोनों में मैं 100% नहीं दे पाऊँ, शायद तक इसमें 50 दूँ, इसमें 50, इसमें 60, इसमें 40%, 100% किसी में नहीं जाएगा मेरा। तो आपने पूरा फोकस भी गेट की तरफ किया। तो कॉलेज के साथ कैसे मैनेज किया फिर? जैसे आप उस समय कॉलेज, अभी तो ड्रॉप आउट थे आप, पूरे टाइम थे आपके पास, लेकिन जब आपकी 370 रैंक आए थे, आप कॉलेज के टाइम में थे, बहुत से बच्चों का रहता है सर कॉलेज का अटेंडेंस है, कॉलेज का असाइनमेंट है, उसके साथ कैसे मैनेज करें? कॉलेज तो मैं यही बोलूँगा कि जितना हो सके गेट को टाइम दो, कॉलेज को कम से कम टाइम दो, क्योंकि गेट भी इम्पॉर्टेंट है कॉलेज की ही तरह। और फाइनल ईयर में तो उतना प्रेशर नहीं रहता है, तो फाइनल ईयर वालों के लिए आसान है, लेकिन जिन लोग थर्ड ईयर में ज्वाइन करते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं कॉलेज में, तो और गेट में भी रहते हैं। हाँ, तो कोशिश करो, फिर अगर बैलेंस नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा कोशिश करो, और कोशिश करना भी चाहिए, क्योंकि देखो अपने पास तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है ना, और लेट नाइट स्टडी कर सकते हैं, उससे भी कवर कर सकते हैं, तो रिकॉर्डेड पढ़ना अच्छा है। हाँ, रिकॉर्डेड, मैं तो पूरा रिकॉर्डेड से क्यों, लाइव से शायद तक 2 या 3 ही सब्जेक्ट क्यों, पर मेनली मेरा रिकॉर्डेड था, क्योंकि लाइव में ऐसा था बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यार, रिकॉर्डेड से करना चाहिए नहीं करना चाहिए। रिकॉर्डेड लाइव दोनों मैं तो बोलूँगा बराबर ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और मैं रिकॉर्डेड इसलिए प्रीफर करता था क्योंकि लाइव में मोस्टली 3 या 4 क्लासेस होती है दिन में, और फाइनल ईयर में तो मेरे पास बहुत टाइम था, तो 3-4 क्लासेस से भी ज़्यादा का टाइम था, तो मैं पूरा रिकॉर्डेड से कवर कर लेता था दिन में। अपनी स्पेस में बैठ के कभी भी कर सकते हैं, रात में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, मॉर्निंग में कर सकते हैं, तो बेनिफिट है। कंटेंट लगभग वही सब रहता है, जितनी जल्दी कोर्स कंप्लीट करेंगे उतनी जल्दी आप PIQ बना पाएंगे, उतनी जल्दी आप टेस्ट दे पाएंगे, उतनी जल्दी अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, अपने वीक पॉइंट निकाल पाएंगे। तो बिल्कुल आप रिकॉर्डेड यूज़ करिए, आप घबराइए नहीं, नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए। तो पहला स्टेप आपका क्या रहता था? नोट्स बनाना? हाँ, पहला तो नोट्स बनाना अच्छे से। तो नोट्स बनाने के बाद क्या करते थे आप?
नोट्स बना लिया, उसके बाद फिर जैसे 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 उसके PIQ बनाए। हाँ PYQ बनाया, जैसे जैसे चैप्टर ऐसे भी होता है कभी कभी PIQ बनाते समय ना कुछ PIQs में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्वेश्चंस में, तो उस समय जो फ्रस्ट्रेशन होता है तो आदमी क्या बोलता है, अरे छोड़ना, नहीं बनना, नहीं करूँगा, तो उसको कैसे मैनेज करते थे आप? हाँ ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस बने ही नहीं बिल्कुल, और उसका सोल्यूशन देखने के बाद सोल्यूशन भी नहीं समझ आ रहा है, तो ऐसा होता है। तो मैं तो उस वक्त छोड़ देता था और दूसरे सब्जेक्ट करता था, और फिर बाद में 1-2 घंटे बाद वापस उस पर आता था, क्योंकि उसको भी समझना ज़रूरी है। क्योंकि मान के चलिए कि वो एग्जैक्ट PYQ नहीं आएगा, मान के चलते हैं, नहीं भी आ सकता है, लेकिन उससे सिमिलर आ ही सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका प्रोसेस जानना जरूरी है। उसका जो प्रोसेस है वो सिमिलर नहीं भी आने पे वो प्रोसेस किसी और जगह पे अप्लाई हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर उसको दोबारा आप अटेंड करते थे तो बन जाते थे क्वेश्चन आपसे। ठीक। और रिवीजन का सबसे बड़ा रहता है सर, हम बहुत समय के बाद जब जाते हैं क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्ट को याद करते हैं तो भूल जाते हैं। मैक्सिमम आपके जूनियर्स का शिकायत रहता है, सर अब क्या करें, कैसे रिवाइज करें, तो आप रिवीजन के लिए कोई स्टाइल यूज़ करते थे? हाँ, रिवीजन के लिए ऐसा था कि मैं क्या करता था, जैसे आज मैंने CN का रिवीजन किया तो मैं उस डेट को नोट कर लूँगा कि इस डेट को मैंने CN का रिवीजन किया, और रिवीजन करने के बाद जब मैं PYQ भी दे देता था तो ये पता चल जाता था कि कितना मेरे को याद है, कितना और करना है। तो फिर मैं उसको एक ग्रेड देता था कि रेड, येलो और ग्रीन में, ग्रीन मतलब बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट बन गया है, और रेड मतलब कि अच्छा नहीं बना है अभी, और रिवीजन और प्रैक्टिस की ज़रूरत है इस टॉपिक पे। तो उस हिसाब से डेट और ग्रेड लिख लेता था। तो फिर मैं कोशिश ये करता था कि अगले हफ्ते जब भी मेरे को रिवीजन का टाइम मिलता था, मतलब क्लासेस से छूट मिलती थी और जब भी रिवीजन का टाइम मिलता था, तो मैं उस शीट को खोलता था और देखता था कि कौन से टॉपिक का डेट सबसे पुराना है, मतलब सबसे पहले मैंने कौन सा रिवीजन किया था, तो उसको फिर पकड़ता था। इससे क्या होता था कि जैसे जो सब्जेक्ट छूटते जा रहे हैं उनको वो भी कवर होते जाते थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्लानिंग है भी कि आप ना सिलेबस उठाइए, और जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक आपके बहुत स्ट्रांग, उसको बार बार रिवाइज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनको ज़्यादा रेट करके रखिए आप, जो आपको लगता है वीक हो रहा है, और उसको बार बार आप रिपीट करिए, या उस पर थोड़ा सा लाइज करिए, या उसको थोड़ा सा रिसर्च करिए आप, ये भी एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो कोई इंटरवल बनाया था इतने समय के बाद इतने सब्जेक्ट को फिर से रिवाइज करना है? हाँ, मैं इंटरवल तो नहीं बनाया था। जैसे मैं और ऐड करूँ इस पर, तो जैसे कि मान के चलते मैंने CN 12 तारीख को रिवाइज़ किया और 13 तारीख को मैंने DBMS रिवाइज़ किया, और CN और DBMS में मैंने देखा कि CN ज़्यादा ख़राब है मेरा, तो उसको रेड मार्क किया, और DBMS अच्छा था तो उसे ग्रीन मार्क किया। अब जैसे कुछ दिन बाद 17-18 तारीख को मेरे को फिर से मौका मिला रिवीजन करने का, तो मैं उस शीट को खोलूँगा और देखूँगा कि सबसे पुराना कौन सा है। तो 12 तारीख का CN सबसे पुराना है और उसका ग्रेड भी ख़राब है, बहुत रेड है, तो मैं उसको पहले करूँगा, फिर DBMS करूँगा, मतलब क्रोनोलॉजिकली जो मैंने छोड़ा है। नहीं, बहुत अच्छा भैया, आपने बहुत अच्छा बताया बच्चों को, इसको आप फोकस कर सकते हैं आप लोग। और जैसे DBMS ग्रीन है तो मैं शायद तक उसको स्किप कर दूँ अगली बार, क्योंकि वो ऑलरेडी उतना अच्छा हो चुका है, तो उसको फिर से करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर PIQ कवर, नोट्स बन गया, PIQ कवर हो गया, उसके बाद आप टेस्ट की तरफ जाते थे कि चलो टेस्ट देते थे, क्वेश्चन बना देते हैं। IGET की जो बुकलेट मिली थी उसको बनाए थे आप? हाँ, बुकलेट का तो टाइम नहीं मिलता, उतना टाइम नहीं मिला आपको। तो कितने घंटे आप पढ़ते थे डेली? फर्स्ट टाइम में तो मैं बहुत पढ़ा हूँ, क्योंकि उस वक्त नोट्स बनाना रहता था, तो पढ़ना ज़्यादा पड़ता था उस वक्त। तो उस वक्त तो क्योंकि कॉलेज में नहीं जाता था फाइनल ईयर में, और तो उस वक्त ऑलरेडी शायद तक 10 हो गया होगा। 10 घंटे पढ़ते। और इस साल जब आप ड्रॉप लिए थे, इस साल तो मेनली मेरा फोकस था PYQ बनाना, टेस्ट बनाना, रिवीजन करते रहना, तो इस बार मैं उतना नहीं पढ़ा हूँ, फिर भी 7-8 हो गया होगा। ओके। तो अब कोई शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया था आपने अपने कॉपीज़ का? इस बार प्लान तो था शॉर्ट नोट्स बनाने का, और मैं सजेस्ट भी करूँगा कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि रिवीजन में बहुत हेल्प मिलता है। पूरी कॉपी को रिवाइज करने में मेरे को एक चैप्टर में आधा घंटा लग जाता था, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा शॉर्ट नोट्स बनाओ। मैंने तो नहीं बनाए थे क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल पाया था, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। तो बच्चों, ऑलरेडी अब अपने ऐप के अंदर में शॉर्ट नोट्स अवेलेबल हैं, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप लैपटॉप पे देख सकते हैं। इवन टॉपर नोट्स भी आपके अवेलेबल हैं ऐप के अंदर में। क्वेश्चन प्रैक्टिस बुकलेट भी अवेलेबल है ऐप के अंदर। सारी चीज़ें ऐप के अंदर में अवेलेबल है। बिल्कुल उसको डिनाई मत करिए, भरपूर यूज़ करिए सब्जेक्ट को, जिससे कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो पाए। और अपना जो कोर्स है बिल्कुल फाउंडेशन से लेकर एडवांस तक है, PIQs भी उसके अंदर अवेलेबल है, तो आपको बहुत हेल्प होगा। और विश्वास करिए, बस लगिए, समय दीजिए, जितना समय देंगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, प्रैक्टिस होगा, और 100% अपनी लाइफ में आप सक्सेस होंगे। ठीक है, तो और कुछ स्पेशल अपने जूनियर्स को मैसेज देना चाहते हैं? मैं टेस्ट के रिगार्डिंग कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि टेस्ट के मेरे मार्क्स बहुत वेरी किए हैं। एक तो पहली बात ये हो गई कि जैसे सारे टॉपर से मैंने सुना था कि धीरे धीरे ग्रो होता है मार्क्स, पर मेरा ग्रो नहीं हुआ था मार्क्स। मतलब मेरा शुरुआत में अच्छा था और बाद में कम हो गया, फिर अच्छा हुआ, फिर कम हुआ। तो मतलब मैं ऐसा कॉन्फिडेंस तो नहीं था मेरा कि अच्छा होगा ऐसा, क्योंकि मार्क्स उतने अच्छे बन नहीं रहे थे टेस्ट में।
तो टेस्ट में मेनली ऐसा क्या होता है, कोई अच्छी कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ अगर आप लोगे तो उसमें ऐसा रहता है कि हार्ड टेस्ट, इजी टेस्ट, मीडियम टेस्ट ऐसे मिक्सड रहते हैं। तो कुछ में अच्छा मार्क्स आएगा आपका, कुछ में अच्छा नहीं आएगा, तो उसको लेकर डिप्रेस नहीं होना है, बस लगे रहना है। हाँ, क्योंकि वो तो होता ही है, क्योंकि हाँ मार्क्स देखो, ये जो टेस्ट होता है प्रैक्टिस के लिए रहता है और उसको ज़्यादा आपने मतलब डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, लगे रहिए। और यदि आपका, मैंने ये भी देखा है कि यदि आपका कंसिस्टेंट मार्क्स आ रहा है ना, आसपास आ रहा है, तो आपका सक्सेस होना, मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है सक्सेस होने की, वो बढ़ जाती है और 100% आपका कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। तो अभी जैसे आप एग्ज़ाम देने गए, उस 3 घंटे का कैसा एनवायरनमेंट रहता है, बच्चों को क्या ध्यान, जैसे आपने बताया ना कि आपका पेपर बहुत टफ था, ठीक है, तो बच्चों को कैसा माइंडसेट रखना चाहिए? मैं तो यही बोलूँगा, पेपर इजी है तो भी नर्वस नहीं होना है कि इजी आ गया अब तो मैं बना लूँगा। पेपर मीडियम है तो भी नहीं होना है, पेपर टफ है तो भी नहीं घबराना है, क्योंकि अगर आपके लिए टफ है तो हर किसी के लिए टफ है। एवरेज कम हो गई, जैसे मेरे सेट में एवरेज 75 मार्क्स था और मेरा 67 था, तो एवरेज के काफ़ी क्लोज हो तो नॉर्मलाइजेशन बेनिफिट देगा ही, तो घबराना नहीं है कोई। क्योंकि मैंने भी खुद बहुत सारे टेस्ट में ऐसे देखा है कि कभी कभार अगर टेस्ट भी टफ आ जाता है तो मैं थोड़ा घबरा जाता था और बहुत सारे क्वेश्चंस ना जो बन सकते थे उनको गलत हो जाता था, वो गलत हो जाते थे फिर घबराने की वजह से। तो घबराना नहीं है, जितना हो सके अटेम्प्ट करना है। अगर पेपर टफ भी है तो वो सबके लिए भी टफ है, एवरेज कम हो गई तो मार्क्स बढ़ेंगे। तो आपने जब पेपर दे दिया और घर पे आए तो आपको थोड़ा सा लगा कि उतना अच्छा नहीं गया है, लेकिन अल्टीमेटली आपका रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है और आपकी रिक्वायरमेंट भी इससे फुलफ़िल हो जाएगी, आपका एडमिशन भी अच्छी जगह पे हो जाएगा। और अपने जूनियर्स को भी आने वाले वक्त में आप गाइडेंस देते रहिए, उनको मोटिवेट रखिए, जिससे कि वो भी अपने फाइनल ईयर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। आपको ऑल द बेस्ट, बाय बाय।